नमस्कार। और आज की इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान की एनसीईआरटी किताब के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय लोकतंत्र के परिणाम पर बात करेंगे। जी, हमारा मकसद इस अध्याय की हर एक लाइन को समझना है, ठीक वैसे ही जैसे क्लास में समझा जाता है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र, जिसे हम सबसे अच्छा मानते हैं, असल में हमें देता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही है कि लोकतंत्र बेहतर क्यों है। मतलब तानाशाही या राजतंत्र जैसी दूसरी व्यवस्थाओं से इसे अच्छा क्यों माना जाता है। बिल्कुल, और किताब इसकी कुछ ठोस कारण बताती है। पहला बिंदु है, यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। हाँ, और इसका मतलब सिर्फ वोट देने की समानता नहीं है। इसका गहरा मतलब है कि कानून की नज़र में हर नागरिक बराबर हैं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो। नियम सबके लिए एक जैसे हैं। ठीक है। दूसरा बिंदु है, यह व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तानाशाही में लोग एक प्रजा होते हैं जिनका काम हुक्म मानना है। लोकतंत्र हर व्यक्ति को सम्मान से जीने का अधिकार देता है, उसे एक नागरिक बनाता है जिसकी अपनी आवाज है, अपना आत्मसम्मान है। समझ गए। अब तीसरा बिंदु, इससे फैसलों में बेहतरी आती है। ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि लोकतंत्र में तो फैसले बहुत धीरे धीरे होते हैं। आपकी बात सही है, देरी होती है। पर लोकतंत्र में कोई भी फैसला बहुत सारे लोगों की राय, बहस, चर्चा के बाद लिया जाता है। तो इस प्रक्रिया में गलती की संभावना बहुत कम हो जाती है। फैसले ज्यादा सोचे समझे और ज्यादा अच्छे होते हैं। और शायद यही बात चौथे बिंदु से भी जुड़ती है। ये टकरावों को टालने संभालने का तरीका देता है। बिल्कुल। भारत जैसे देश में जहां इतनी विविधता है, वहां मतभेद तो होंगे ही। लोकतंत्र इन मतभेदों को एक तरह से शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का एक मंच देता है, बातचीत का रास्ता खुला रखता है। और पांचवा बिंदु है, इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। जी, और ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। अगर सरकार कोई गलत फैसला ले भी लेती है तो उसे सुधारा जा सकता है, लोग विरोध कर सकते हैं और अगले चुनाव में सरकार को बदल भी सकते हैं। तानाशाही में यह मुमकिन नहीं है। किताब में एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, लोकतंत्र हमारी सभी सामाजिक बुराइयों को मिटा देने वाली जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से बाकी सभी से बेहतर है। हाँ, ये लाइन पूरी बात का सार है। मतलब लोकतंत्र में भी समस्याएं हैं, ये कोई जादू नहीं है, लेकिन जब हम दूसरे विकल्पों को देखते हैं तो ये सबसे अच्छा ही नजर आता है। यहाँ एक चित्र भी है, इसमें एक तराजू दिखाया गया है। एक पल्ले पर लोकतंत्र लिखी किताब है और दूसरे पर अन्य शासन लिखा एक ताज, और लोकतंत्र का पल्ला भारी है। जी, यह चित्र यही दिखाता है कि जब हम लोकतंत्र की तुलना करते हैं तो इसके फायदे जैसे आज़ादी, समानता, गरिमा, ये दिखने ज्यादा हैं कि इसका पल्ला हमेशा भारी ही रहता है। तो ये तो हुई सिद्धांतों की बात। अब आते हैं असल काम पर। एक लोकतांत्रिक सरकार को उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन वाला माना जाता है। ये थोड़े भारी शब्द हैं, इन्हें जरा आसान भाषा में समझते हैं। जरूर, चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है उत्तरदायी होती है, जिसका मतलब है कि ये लोगों के प्रति जवाबदेह होगी और कायदे कानूनों को मानेगी। बिल्कुल। उत्तरदायी का मतलब है जवाबदेह। सरकार अपनी मनमर्जी से काम नहीं कर सकती, उसे जनता को और संसद को जवाब देना पड़ता है कि कोई फैसला क्यों लिया गया। उसे नियमों के दायरे में ही रहना होता है। ठीक है। और दूसरा है जिम्मेदार होती है, यानी सरकार लोगों की जरूरतों और उम्मीदों पर ध्यान देती है। हाँ, जिम्मेदार सरकार वो है जो लोगों की समस्याओं को समझती है, उनकी सुनती है और उनके लिए नीतियां बनाती है। उसे लोगों की भलाई की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। और तीसरा शब्द है वैध होती है। कहा गया है कि ये लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है, इसीलिए ये वैध है। वैध का मतलब है कानूनी रूप से सही, जिसे लोगों की मंजूरी मिली हो। क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार को लोग खुद चुनते हैं, इसलिए ये लोगों की अपनी सरकार होती है। भले ही उसमें कमियां हो, भ्रष्टाचार हो, फिर भी लोग उसे स्वीकार करते हैं क्योंकि वो उनकी मर्जी से बनी है। इसी से जुड़ा एक और शब्द है पारदर्शिता, यानी ट्रांसपेरेंसी। किताब कहती है कि लोकतंत्र में नागरिकों को ये जानने का अधिकार होता है कि फैसले किन नियमों के तहत लिए गए। पारदर्शिता का सीधा सा मतलब है कि सरकार के कामकाज में कुछ भी छिपा हुआ ना हो, सब कुछ आर पार दिखे। जैसे भारत में सूचना का अधिकार कानून है, वो इसी पारदर्शिता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उससे हम सरकारी काम की जानकारी ले सकते हैं। तो ये तो हुए एक अच्छी सरकार के गुण। लेकिन अब एक बड़ा और मुश्किल सवाल आता है, आर्थिक समृद्धि और विकास का।
क्या लोकतंत्र में आर्थिक विकास तेजी से होता है? ये एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है और यहाँ आंकड़े कुछ और ही कहानी बताते हैं। किताब में लिखा है कि 1950 से 2000 के बीच के आंकड़े बताते हैं कि आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाही का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर रहा है। जी। इसका मतलब है कि इन 50 सालों में तानाशाही वाले देशों में विकास की रफ्तार लोकतांत्रिक देशों से थोड़ी सी ज्यादा रही है। पर ऐसा क्यों है? और क्या इसका मतलब ये है कि विकास के लिए तानाशाही बेहतर है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आर्थिक विकास सिर्फ शासन पर निर्भर नहीं करता। किताब भी यही कहती है कि देश की जनसंख्या, वैश्विक स्थिति, दूसरे देशों से सहयोग और देश के आर्थिक प्राथमिकताएं, इन सब चीजों का भी बड़ा असर पड़ता है। तो निष्कर्ष ये है कि भले ही आर्थिक विकास में लोकतंत्र थोड़ा पीछे हो, फिर भी इसे चुना जाता है क्योंकि इसके कई दूसरे सकारात्मक फायदे हैं। बिल्कुल। मतलब विकास की गति शायद थोड़ी धीमी हो, लेकिन हमें जो आज़ादी, समानता और सम्मान मिलता है, उसकी कोई कीमत नहीं है। यहाँ एक और चित्र है जिसमें दो रास्ते दिखाए गए हैं। एक सीधा सपाट रास्ता है जिस पर तानाशाही लिखा है, और दूसरा एक सुंदर, हरा भरा पर घुमावदार रास्ता है जिस पर लोकतंत्र लिखा है। जी, ये चित्र बहुत अच्छे से समझाता है। तानाशाही का रास्ता शायद सीधा और तेज लगे, लेकिन लोकतंत्र का रास्ता भले ही धीमा हो, पर वो स्वतंत्रता और गरिमा जैसे मूल्यों के साथ जीवन को बेहतर बनाता है। चलिए, अब एक और बड़ी चुनौती पर आते हैं, असमानता और गरीबी में कमी। क्या लोकतंत्र आर्थिक असमानता और गरीबी को कम करने में सफल रहा है? ये लोकतंत्र की, कह सकते हैं कि, सबसे बड़ी परीक्षा है। किताब कहती है कि लोकतंत्र राजनीतिक समानता पर आधारित है, यानी सबको वोट का बराबर अधिकार है। जी, राजनीतिक तौर पर तो सब बराबर हैं। अमीर और गरीब दोनों के वोट की कीमत एक है। लेकिन इसके साथ साथ देश में आर्थिक असमानता भी बढ़ती हुई दिखती है। और यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। वोट का अधिकार तो सबको बराबर मिल गया, लेकिन पैसे और संपत्ति के मामले में अमीर और गरीब के बीच की खाई कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। वास्तविक स्थिति ये है कि मुट्ठी भर अमीर लोगों के पास देश की ज्यादातर आय और संपत्ति होती है। हाँ, और समाज के सबसे निचले हिस्से के लोगों को गुजारा करने के लिए भी बहुत कम साधन मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज्यादा सफल नहीं हो पाई हैं। यहाँ एक कार्टून है जो इस बात को बहुत सीधे तरीके से दिखाता है। एक अमीर व्यक्ति दुनिया के नक्शे वाले एक बड़े से पिज्जा को काट रहा है और वो लगभग 80% हिस्सा खुद ले रहा है, और बाकी 20% हिस्से के लिए गरीबों की एक लंबी भीड़ इंतजार कर रही है। यह कार्टून हमारे देश में या कई लोकतांत्रिक देशों में आर्थिक असमानता की कड़वी सच्चाई को दिखाता है। तो आर्थिक मोर्चे पर तो लोकतंत्र का रिपोर्ट कार्ड मिला जुला सा है। अब बात करते हैं सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य की। जी, और भारत जैसे देश के लिए तो ये सबसे जरूरी काम है। लोकतंत्र सामाजिक टकरावों और मतभेदों को संभालने के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था है, लेकिन यह तभी संभव है जब दो शर्तें पूरी हो। पहली शर्त, लोकतंत्र का अर्थ सिर्फ बहुमत का शासन नहीं है। बहुमत को हमेशा अल्पमत का ध्यान रखना होता है। इसका मतलब है कि चुनाव जीतने वाली पार्टी या समुदाय को मनमानी नहीं करनी चाहिए। उसे उन लोगों का भी ख्याल रखना होगा जो संख्या में कम हैं, यानी अल्पसंख्यक हैं। सबके साथ मिलकर चलना होगा। और दूसरी शर्त, बहुमत का शासन किसी धर्म, नस्ल या भाषा के आधार पर स्थायी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। इसका अर्थ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमेशा एक ही धर्म या जाति के लोग सरकार में रहें। बहुमत बदलता रहना चाहिए ताकि हर नागरिक को कभी न कभी बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिले। तभी सबको लगेगा कि ये देश उनका भी है। अब उस पहलू पर आते हैं जहां लोकतंत्र शायद सबसे मजबूत है, नागरिकों की गरिमा और आज़ादी। किताब कहती है कि व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। हाँ, और लोकतंत्र की बुनियाद ही इसी विचार पर टिकी है। दुनिया में जितने भी संघर्ष हुए हैं वो सम्मान और आज़ादी के लिए ही हुए हैं। इसमें खास तौर पर महिलाओं के सम्मान की बात की गई है कि लंबे संघर्षों के बाद महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र की एक जरूरी शर्त माना जाने लगा है। जी, आज महिलाओं को जो बराबरी के अधिकार मिले हैं वो लोकतंत्र में हुए लंबे संघर्षों का ही नतीजा है। और इसी तरह जातिगत समानता की भी बात है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ने भेदभाव का शिकार हुई जातियों के लोगों को समान दर्जे और अवसर का दावा करने के लिए कानूनी और नैतिक बल दिया है। बिल्कुल। जिन जातियों के साथ सदियों से भेदभाव हुआ, लोकतंत्र ने उन्हें कानूनी ताकत दी है ताकि वे भी बराबरी का हक मांग सकें।
ये सब किसी अलोकतांत्रिक व्यवस्था में संभव ही नहीं है, क्योंकि वहां व्यक्तिगत आजादी और गरिमा की कोई मान्यता ही नहीं होती। यहाँ एक चित्र है जिसमें एक व्यक्ति जंजीरों को तोड़कर आजाद हो रहा है। यह चित्र लोकतंत्र द्वारा दी गई आजादी और गरिमा का ही प्रतीक है, जो व्यक्ति को हर तरह के बंधन से मुक्त करती है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम लोकतंत्र की सफलता का पैमाना क्या माने? किताब में एक बहुत दिलचस्प लाइन है। लोकतंत्र की एक खासियत है कि इसकी जांच, परख और परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। इसका मतलब है कि लोकतंत्र एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसे हमेशा और बेहतर बनाने की कोशिश चलती रहती है। लोग हमेशा सरकार के काम का मूल्यांकन करते रहते हैं। और ये भी कहा गया है कि जब लोगों को थोड़ा लाभ मिलता है तो वो और ज्यादा की मांग करने लगते हैं। ये बढ़ती हुई उम्मीदें भी लोकतंत्र की सफलता है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। लोगों की अपेक्षाएं बढ़ना दिखाता है कि व्यवस्था काम कर रही है। एक और बात कि लोगों की सरकार से शिकायतें बने रहना भी लोकतंत्र की सफलता का प्रमाण है। ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है, लेकिन यह सच है। अगर लोग सरकार से शिकायत कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो डरे हुए नहीं हैं। उन्हें विश्वास है कि उनकी बात सुनी जाएगी। यह एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। ये दिखाता है कि लोग सचेत हो गए हैं और सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज का मूल्यांकन कर रहे हैं। वे प्रजा से नागरिक बन चुके हैं। बिल्कुल, जब लोग सवाल उठाते हैं तो पता चलता है कि वे अब सिर्फ हुक्म मानने वाली प्रजा नहीं, बल्कि अपने अधिकारों को जानने वाले जागरूक नागरिक हैं। और यही लोकतंत्र की असली सफलता है। यहाँ एक और चित्र है। एक व्यक्ति सीढ़ी चढ़ रहा है जिसके हर पायदान पर लिखा है निष्पक्ष चुनाव, बुनियादी सुविधाएं, कानून का राज, रोजगार के अवसर। ये सीढ़ी लोकतंत्र की यात्रा को दिखाती है, जहां एक के बाद एक लक्ष्यों को हासिल करते हुए नागरिक और देश दोनों आगे बढ़ते हैं। अंत में कुछ आंकड़ों पर फिर से नजर डालते हैं। तालिका 2 जो आय की असमानता दिखाती है। दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में ऊपरी 20% लोगों के पास 60% से भी ज्यादा आय है। जी, ये आंकड़े दिखाते हैं कि लोकतांत्रिक देशों में भी बहुत ज्यादा आर्थिक असमानता हो सकती है। वहीं डेनमार्क में ऊपरी 20% लोगों के पास सिर्फ 34.5% आय है। ये दिखाता है कि सिर्फ लोकतांत्रिक व्यवस्था होना ही आर्थिक समानता की गारंटी नहीं है। उस लोकतंत्र के भीतर सरकारें नीतियां कैसी बनाती हैं, असली फर्क उससे पड़ता है। तो आज हमने लोकतंत्र के विभिन्न परिणामों का मूल्यांकन किया। हमने देखा कि यह समानता और गरिमा देने में बेहतर है, लेकिन आर्थिक विकास और असमानता कम करने जैसे मामलों में इसकी सफलता पर सवाल भी हैं। और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर छोड़ जाता है। हमने पढ़ा कि लोकतंत्र का मतलब है बहुमत का शासन। भारत में बहुमत गरीबों का है, तो फिर इसका मतलब ये क्यों नहीं होता कि देश में गरीबों का राज हो? इस सवाल पर विचार करना लोकतंत्र की हमारी समझ को और भी गहरा करेगा। अगर आपको इसी तरह आसान भाषा में पढ़ना अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें।